अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। अब इससे पहले हम इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन का टॉपिक देख चुके हैं। वहाँ पे हम ये क्लियरली समझ चुके हैं कि टू डायमेंशंस का क्या मतलब है। टू डायमेंशंस का ये मतलब है कि यहाँ पे जब हम मोशन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब दो चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर। एक है इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली, वो काइनेटिक एनर्जी आपस में सेम नहीं होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि मोमेंटम हर केस के अंदर चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व होता है। उसके बाद यहाँ पे टू डायमेंशंस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन की जो मोमेंटम है उसकी कंजर्वेशन देखनी है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम की कंजर्वेशन देखनी है, और उसके बाद हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में हमने देखना है कि हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी कोलिजन से पहले वाली वो क्या होगी, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी लूज़ होगी इस इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान वो कितनी होगी, वो फिर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हमारे पास कुछ इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल्स होंगी। इन सब एग्जांपल्स को भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपने टॉपिक को। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स आर जनरली इन इलास्टिक। मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स जो हैं ये आम तौर पे इन इलास्टिक होती हैं। मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स का मतलब ये है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। देखिए टोटल एनर्जी कंजर्व है, कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद वाली जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व है। दोनों एनर्जीज एक जैसी हैं, कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली। मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों सेम होगी। मोमेंटम भी सेम होगा कोलिजन से पहले वाला और कोलिजन के बाद वाला, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। लेकिन ख़ास तौर पे मखसूस करके हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व नहीं होती। एंड डू नॉट कंजर्व काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे जो हमारे पास कोलिजन्स होती हैं इन इलास्टिक कोलिजन्स, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इज़ वन। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है इन विच द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर, जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, वो आपस में स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं कोलिजन के बाद, टू मेक अ सिंगल मैस आफ्टर कोलिजन, ताकि कोलिजन के बाद वो एक सिंगल मैस बना दें। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो है जिसके अंदर कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज़ अलग-अलग थी, लेकिन टकराने के बाद दोनों मिल के एक बॉडी बन के आगे मूव कर रही हैं। इसको आप कहते हैं ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है। इट्स एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज। तो इसका जो तज्जिया है, एनालिसिस है इस मोशन का, इस कोलिजन का, वो हम नीचे देख रहे हैं। लेट अस टेक टू बॉल्स हैविंग masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। अब देखें दो हमारे पास बॉल्स हैं, एक का मैस m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, एक हमारे पास जो दूसरी बॉल है उसका मैस m2 है और इसकी वेलोसिटी है वो है v2। इन ए टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन, ये टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रही हैं। टू डायमेंशनल प्लेन क्यों है, यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस है आपके पास ये वाला, और यहाँ पे आपके पास ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस इन्वॉल्व होंगे तो इसलिए आप कहते हैं कि टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर ये मोशन हो रही है। ठीक है जी। अब देखें जब एक ही एक्सिस हो एक्स एक्सिस तो उस वक्त आपकी मोशन होती है एक डायरेक्शन में, इसको आप कहते हैं लीनियर मोशन या फिर वन डायमेंशन के अंदर मोशन। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि मोशन आपकी ऐसे ही हो, वो मोशन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो मोशन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वो मोशन ऐसे भी हो सकती है। बात का मकसद ये है कि जब एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही लाइन के अंदर मोशन होती है तो आप कहते हैं कि ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस आपको इन्वॉल्व करने पड़ते हैं तो ऐसी मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। टू डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि ये बॉल इधर जा रही है, ये बॉल इधर आ रही है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन जो है उनको डिटरमिन करने के लिए आपको यहाँ पे फिर इस बॉल के लिए कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, इसका वाई कंपोनेंट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी क्या मोशन है या क्या वेलोसिटी है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी क्या वेलोसिटी या क्या कंपोनेंट है, तो इसलिए टू डायमेंशनल मोशन है इनकी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अज्यूम दैट द फर्स्ट बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब फर्ज करेंगे जो पहली बॉडी है ये मूव कर रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है। वाइल द सेकेंड बॉडी मूव्स इन ए डायरेक्शन। अब जो सेकेंड बॉडी है ये ऐसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है
मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एंगल थीटा नज़र आ रहा होगा। बोथ द बॉडीज कोलाइड एट दी ओरिजिन एज शोन इन द फिगर 2.17, जैसे कि आपको फिगर 2.17 के अंदर दिखाया गया है। ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये ओरिजिन के ऊपर आपस में इस पॉइंट के ऊपर टकराती हैं। इस पॉइंट के ऊपर जब ये टकराती हैं, क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो दोनों इकट्ठी मिलकर फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। बोथ द बॉडीज कोलाइड एट द ओरिजिन एज शोन इन द फिगर 2.17। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक टुगेदर। अब जो बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। हैविंग कंबाइंड मैस कैपिटल M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो उसके बाद जब ये कंबाइन होती हैं यहाँ पे, तो इनका जो कंबाइंड मैस है इस जगह के ऊपर, ये इन दोनों मैसेस का सम है M1 प्लस M2 के बराबर है। ठीक है जी, क्योंकि कंबाइन हो गई ना दोनों बॉडीज, तो जो उनके दोनों के पहले अलग अलग मैसेज थे वो ऐड होके जो एंड के ऊपर आपको रिजल्ट में बॉडी मिली है उसका मैस हो जाएंगे वो दोनों। ठीक है, विच मूव्स विद वेलोसिटी vf, जो कि वेलोसिटी vf के साथ मूव करती है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी या फिर कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी। मेकिंग एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, और ये जो आपके पास बॉडी कोलिजन के बाद आगे जाके इधर मूव करती है, ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो आपके पास एंगल है फाई। ठीक है, नोट करें कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल था इसका वो एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल फाई है। दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। अलग क्यों हो गए हैं? उसकी वजह यह है कि ये जो बॉडी है, अगर ये साथ M1 वाली बॉडी इसके साथ आकर ना टकराती, बाल M1 वाली इसके साथ आकर ना टकराती, तो ये जो आपके पास M2 बाल है सीधी आगे निकल जाती है ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे जाती सीधी। लेकिन क्योंकि ये इधर साथ आके टकरा गई है इसके, तो इसकी जो मोशन है थोड़ी सी इस साइड के ऊपर बेंड हो गई है। अब क्योंकि इस साइड के ऊपर बेंड हो गई है, तो इसीलिए जो आपके पास ये फाई है ये आपको छोटा नज़र आ रहा है। थीटा ज़्यादा है, बड़ा एंगल है, लेकिन जो फाई है ये छोटा एंगल है। उसकी वजह ये है कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो साथ जब आके टकराई है तो बजाय इधर जाने के इसके टकराव की वजह से ये जो आपकी बाल है ये इधर चली गई है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कोलिजन हुई है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे दोनों बाल्स आपस में मिल गई हैं। इनका जो मैस है ये यहाँ पे कैपिटल M है और ये बराबर है M1 प्लस M2 के, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है VF। ये जो आपको यहाँ पे वेलोसिटी नज़र आ रही है वेलोसिटी VF है, जो कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज़ इकट्ठी हुई हैं। उन इकट्ठी दोनों बॉडीज़ का जो मैस है और जो एक ही बॉडी बन गई है उसकी जो वेलोसिटी है वो VF है। ये जो आपके पास V2 वेलोसिटी थी, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही थी वो था थीटा। अब ये जो आपके पास वेलोसिटी है VF, ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है फाई। तो जब आप इस वेलोसिटी V2 के कंपोनेंट्स लिखेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे थीटा एंगल को। इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास V2 कॉज ऑफ थीटा, वाई कंपोनेंट इसका होगा V2 साइन ऑफ थीटा। उसी तरह से इसके जब आप कंपोनेंट्स लिखेंगे VF का एक्स कंपोनेंट होगा VF कॉज ऑफ फाई, क्योंकि इसका एंगल फाई है, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो होगा VF साइन ऑफ फाई। ठीक है, इस तरह से इनके हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। मोमेंटम इन दी एक्स डायरेक्शन, अब जो एक्स डायरेक्शन है उसके अंदर अब टोटल मोमेंटम हमने अब बताना है। अब देखें एक्स डायरेक्शन के अंदर आप अगर देखें इसका मोमेंटम, तो इसका सारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट जो है ये पूरा इसका जो मोमेंटम है वो सारा एक्स कंपोनेंट वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका मोमेंटम देखें वो होगा M1V1। ये सारे का सारा एक्स डायरेक्शन में है, तो आप इसका मोमेंटम सिंपली M1V1 लेंगे एक्स डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो पहली बॉडी का जो मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में वो आपके पास आ गया M1V1। उसके बाद जो दूसरी बॉडी है इसका आपने मोमेंटम देखना है एक्स डायरेक्शन में। अब ये जो इसकी वेलोसिटी है ये तो एक्स डायरेक्शन में नहीं है, आपको अब इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि एक्स डायरेक्शन में है। अगर आपको इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में है वो मिल गया, तो आप जब M2 को इसके एक्स वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपको मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगा इस बॉडी का। तो इसका हम देख चुके हैं एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका है V2 कॉज ऑफ थीटा। तो V2 कॉज ऑफ थीटा के साथ आप M2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंटम निकल आएगा, तो ये हो जाएगा M2 V2 कॉज ऑफ थीटा। तो यही हमारे पास यहाँ पे आ गया, देखिए एक्स के अलोंग M2 V2 कॉज ऑफ थीटा आ गया। उसके बाद ये तो कोलिजन से पहले वाला हमारे पास मोमेंटम है। अच्छा देखें, जब आप इसको लिखेंगे आप इस तरह से इसको लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे। ये हमने कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम लिख दिया, दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम हमने ऐड कर दिए। अब कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले वाले मोमेंटम के बराबर होगा। अब देखें कोलिजन के बाद तो हमारे पास एक ही बॉडी बन गई, इसका मतलब ये कि हमने सिर्फ इसी बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के अलोंग। वो कैसे कैलकुलेट होगा? अब ये बॉडी तो एक्स के अलोंग नहीं है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इसका तो कोई कंपोनेंट होगा ना एक्स के अलोंग। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा एक्स के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा वाई के अलोंग। तो हमने अगर एक्स के अलोंग इसका मोमेंटम निकालना है तो इस वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमें चाहिए। वो किस तरह से मिलता है हम जानते हैं, VF कॉज, और जो एंगल है वो इसका एंगल क्या है, इसका एंगल फाई है, तो VF कॉज ऑफ फाई ये हमारे पास
इसका एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है वी एफ कॉज ऑफ फाई, और उसके बाद इसका जो कंबाइंड मैस है दोनों का वो क्या था, कैपिटल एम था। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम इंटू वी एफ कॉज ऑफ फाई। ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो देखिए आपने इक्वेशन निकाल ली। इस इक्वेशन के अंदर रिलेशन है इस तरह का कि जिसके अंदर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने लिखा कोलिजन से पहले वाला और कोलिजन के बाद वाला। ठीक है जी, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, मोमेंटम इन दी वाई डायरेक्शन। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे, या फिर यहाँ पे आप ऊपर एक भी लाइन लिख सकते हैं, एक लाइन और भी लिख सकते हैं, एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एवरी कोलिजन दैट इज़ वाई मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन इम्प्लाइज। इसी तरह से हेडिंग दे के मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, और नीचे आपने लाइन लिखनी है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। उसके बाद इसके बारे में यही आपने हेडिंग देनी जो यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन लाइन आपने नीचे लिखनी है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन वाई डायरेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें कोलिजन से पहले हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, तो हमने कोलिजन से पहले दो मोमेंटम लिखने होते हैं। अब देखिए हम मोमेंटम लिख रहे हैं वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो आपके पास पहली बॉडी थी, पहली बॉल थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, वाई के लॉन्ग ये मूव ही नहीं कर रही। तो इसका जो वाई के लॉन्ग मोमेंटम है वो जीरो है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है v1, इसका वाई के लॉन्ग कंपोनेंट जीरो बनता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसका वाई के लॉन्ग कंपोनेंट जीरो क्यों बनता है, इसकी भी आपको मैं रीज़न बता देता हूँ। अब देखें v1 जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, एक्स के साथ इसका कोई एंगल नहीं है, एक्स के साथ इसका एंगल जीरो है। तो इसका अगर आपको वाई कंपोनेंट चाहिए तो आप कैसे लेंगे, आप लेंगे m1 v1 कॉज ऑफ, बल्कि m1 v1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, आप जीरो पुट करेंगे। तो m1 v1 साइन ऑफ जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है हम जानते हैं, तो इसलिए इसका जो मोमेंटम है वाई के लॉन्ग वो जीरो हो जाता है। वाई के लॉन्ग पहली बॉल का मोमेंटम तो जीरो हो गया। अब दूसरी जो बॉल है इसका वाई के लॉन्ग मोमेंटम होगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है इसका वाई कंपोनेंट है। इसका वाई कंपोनेंट क्या है हम जानते हैं, इसका वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है v2 कॉज ऑफ v2 साइन ऑफ थीटा। तो मोमेंटम का वाई कंपोनेंट आ जाएगा m2 v2 साइन ऑफ थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m2 v2 साइन ऑफ थीटा, हमने यहाँ पे लिख दिया। पहली बाल का मोमेंटम तो वाई के लॉन्ग जीरो है, लेकिन जो दूसरी बाल है उसका ये मोमेंटम है। अब उसके बाद कोलिजन के बाद हमारे पास जो बॉडी बनी थी इसका भी हम वाई के लॉन्ग मोमेंटम लिख सकते हैं। इसकी जो वेलोसिटी वी एफ है, इसका वाई के लॉन्ग कंपोनेंट देख लें वो क्या बनता है, वो बनता है वी एफ साइन ऑफ फाई। फाई इसलिए क्योंकि एंगल इसका फाई है, वी एफ साइन ऑफ फाई। इसका मैस कैपिटल एम है, कैपिटल एम इंटू वी एफ साइन ऑफ फाई, ये है जिसका वाई के लॉन्ग मोमेंटम। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एम वी एफ साइन ऑफ फाई। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इक्वेशंस 2.38 एंड 2.39 कैन बी यूज्ड टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। इसको आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको गिवन होगी, आपको m1 गिवन होगा, m2 गिवन होगा, उसके बाद आपको v1 v2 गिवन होगा, उसके बाद v2 की आपको थीटा भी गिवन होगा कि एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहे हैं। उसके बाद कोलिजन के बाद जो टोटल मैस है वो तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं पिछले दोनों मैसेज को ऐड करके। और फाई जो है आपको बताया जाएगा कि जो वेलोसिटी है कोलिजन के बाद वाली बॉडी की वो एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है। तो एंगल आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों से आप फिर वी एफ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अगर इसके सवाल आए तो फिर उसको हम डिटेल में वहाँ पे देखेंगे और ये इक्वेशंस वहाँ पे इस्तेमाल भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हमने स्टार्ट में कहा था क्योंकि कोलिजन हमारे पास है इन इलास्टिक, तो इसका मतलब ये है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या फिर कंजर्व नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो उसमें फ़र्क भी तो आना चाहिए ना। कोलिजन से पहले वाली जब कुछ और है, कोलिजन के बाद वाली कुछ और है, तो उसमें कुछ फ़र्क भी आना चाहिए। यानी कि कोलिजन से पहले वाली जो ज़्यादा थी उसमें से आप कोलिजन के बाद वाली जो कम है उसको माइनस करें, तो जो आपके पास फ़र्क आएगा, कितना फ़र्क आएगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर, वो हमने अब यहाँ पे देखना है। सिंस कोलिजन इज इन इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन इन इलास्टिक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। तो इसीलिए जो कोलाइडिंग सिस्टम है, कोलाइडिंग सिस्टम का मतलब है वो दो बाल्स जो कि आपस में कोलाइड कर रही हैं, इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। यानी कि कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो एक जैसी नहीं है। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, जो उसका नुकसान हुआ है, वो आप दर्ज झैल तरीके से उसको कंप्यूट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होगी कोलिजन से पहले वाली सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी। द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज़, बड़ा सिंपल सा है, पहली बाल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी बाल की काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, वो होता है 1/2 mv²। पहली बाल का मैस m1, वेलोसिटी v1, दूसरी जो बाल है उसका मैस जो है वो m2 है,
और उसकी वेलोसिटी v2 है, तो आप उसी फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये पहली बाल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बाल की काइनेटिक एनर्जी, और इनको ऐड करके आपको टोटल इनिशियल KEI, इसके नीचे I लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी I, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई है कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की। उसके बाद हमारे पास सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। So velocities involving in the formula of KE, kinetic energy, does not require to break velocities into their components। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास velocities हैं इनको इनके components में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें हमने क्या कहा था जब हमने मोमेंटम को डिस्कस किया था, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास था वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमने यहाँ पे velocities को ज़रूरी समझा कि इनको इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें ब्रेक डाउन किया जाए। लेकिन क्योंकि एनर्जी स्केलर है, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्केलर है तो इसलिए इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं इनको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन नहीं किया, सिंपली हमने उन वेलोसिटीज़ जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो यहाँ पे हमने ले लिए। तो ये आपके पास है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले वाली। अब हमने देखना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि कोलिजन के बाद होगी। द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF, ये F इसके नीचे लिखा हुआ है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर इज, जब ऑब्जेक्ट्स आपस में स्टिक टुगेदर आपस में मिल जाते हैं तो उस वक्त क्या होगी, वही फार्मूला होगा 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है कोलिजन के बाद, ये कैपिटल M है, दोनों मैसेज आपस में मिल गए थे ना m1 m2, तो फिर आपके पास टोटल मैस m आ गया था 1/2 कैपिटल M vf का स्क्वायर। जो बॉडी बनी थी मैसेज के मिलने से उसकी जो वेलोसिटी है वो vf थी, तो vf का आपने मैग्नीट्यूड लेना है, उसका आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपली vf लेके उसका स्क्वायर लेंगे, वेयर vf इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। अब देखें vf क्या है, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब देखें यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड क्यों लिया, डायरेक्शन क्यों ले ली, पहले हम बात कर चुके हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसलिए जो वेलोसिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं उनके कंपोनेंट्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो ही लेंगे। विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम इक्वेशन 2.41। अब ये जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है vf, इसको आप इक्वेशन 2.41 के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आपको मैस गिवन होगा, तो आप यहाँ से vf जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने अब देखना है एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। अब देखें कोलिजन से पहले हमारे पास थी ये काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद हमारे पास आ गई ये काइनेटिक एनर्जी। आप कैलकुलेट कर लेंगे कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी और फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी। आप कोलिजन से पहले वाली में से कोलिजन के बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी उनको माइनस कर लेंगे दोनों को, तो आपके पास जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी लॉस इन द कोलिजन। कोलिजन के अंदर जो एनर्जी का लॉस हुआ है हमने अब वो कैलकुलेट करना है। सिंस द कोलिजन इज इन इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन इन इलास्टिक है, देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें लॉस होगा, रिप्रेजेंटेड बाई डेल KE। इसे आप डेल KE से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज या फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस। डेल KE बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखें जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लूज हुई है या फिर ज़ाय हुई है काइनेटिक एनर्जी या फिर कम हुई है, असल में टोटल एनर्जी कम नहीं हुई। मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जो सिस्टम है उसकी कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली दोनों आपस में सेम होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी तो कम हुई है, कम जब हुई है तो इसका मतलब है ये एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर तब्दील होगी। टोटल एनर्जी तो कम नहीं हो सकती ना, जो काइनेटिक एनर्जी पहले ज़्यादा थी उसके बाद कम हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी कम हुई है वो कम एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, तो इसीलिए आपको कम काइनेटिक एनर्जी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी यहाँ पे ज़ाय हुई है, ज़ाय नहीं हुई बल्कि दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स के अंदर चेंज हुई है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कम आपको देखने को मिली है कोलिजन के बाद। अच्छा, यही चीज़ नीचे यहाँ पे लिखी हुई है, दिस लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी है जो लूज़ हो गई है, जो कि ज़ाय हो गई है, ये एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स हैं उनके अंदर तब्दील हो गई है, सच एज हीट, जैसे कि हीट है। अब बाल जब आपस में टकराई हैं ज़ोर से तो वहाँ पे कुछ हीट एनर्जी भी पैदा होगी, साउंड भी आपको आएगी, और इन डीफॉर्मेशन का मतलब है कि उनकी जो शेप चेंज होती है, डिफॉर्म होती हैं वो, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी ज़ाय होती है, ठीक है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो गई कम। तो यहाँ पे देखिए हमने इन इलास्टिक कोलिजन जो है उसका टॉपिक तो डिस्कस कर लिया, हमने देख लिया कि जो मोमेंटम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे कंजर्व होते हैं, उससे हमें क्या इक्वेशंस मिलती हैं। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, इनको हम देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन आर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 3 एग्जांपल्स हैं, तीनों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। व्हेन ए कराटे चॉप ब्रेक्स ए पाइल ऑफ ब्रिक्स। कराटे चॉप का मतलब ये है कि आपने देखा होगा
वीडियोस के अंदर या टीवी के ऊपर कि आपके पास जो ईंटें होती हैं उनकी आपके पास एक पाइल होती है, उनका ढेर पड़ा होता है ईंटों का, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ईंटें पड़ी होती हैं और एक आता है आदमी और उसको ऐसे ईंटों को मारता है और वो ईंटें जो है वो टूट जाती हैं। ठीक है, इस तरह से वो हाथ मारता है और हाथ जो है उसकी ये जगह वो ईंटों के ऊपर मारता है। इस तरह से ईंटों के ऊपर मारने इसको आप कहते हैं कराटे चॉप। तो जब वो कराटे चॉप लगाता है पाइल ऑफ ब्रिक्स के ऊपर तो पाइल ऑफ ब्रिक्स जो है ये टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन, ये एक इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन, इस कोलिजन की टाइप के अंदर होता क्या है, दी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड डोंट बाउंस बैक आफ्टर इम्पैक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोलिजन के बाद वो बाउंस बैक नहीं होते। अब देखें जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब टकराते हैं तो फिर वो बाउंस बैक कर जाते हैं। मतलब पहले जो उनकी काइनेटिक एनर्जी टोटल थी कोलिजन से पहले वाली, कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की, मतलब जो दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है कोलिजन के बाद भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दोनों बाउंस बैक नहीं करते। बाउंस बैक करने की वजह होता क्या है कि जो हाथ वो नीचे मारते हैं वो हाथ भी नीचे चला जाता है, बाउंस बैक हाथ नहीं करता, हाथ भी उस पाइल के नीचे चला जाता है और वो जो ईंटों का पाइल है वो ईंटें भी सारी टूट जाती हैं। तो इसीलिए ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होती है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, इंस्टेड अब होता क्या है, सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द स्ट्राइक, अब जो वो हिट लगाता है, जो वो स्ट्राइक लगाता है उससे होता क्या, उसकी कुछ एनर्जी क्या होती है, इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्रिक्स, कुछ एनर्जी तो ईंटें अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ब्रिक्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, कन्वर्टिंग इनटू हीट, जो कि हीट में तब्दील होती है एनर्जी, साउंड में तब्दील होती है, आपको आवाज़ भी आती है, एंड द फोर्स नीडेड टू ब्रेक देम, और उसके बाद उस फोर्स के अंदर एनर्जी तब्दील होती है जो कि फोर्स उनको तोड़ने के लिए काफ़ी होती है, फिर उनको तोड़ने में इस्तेमाल होती है, ज़रूरी होती है तोड़ने के लिए। दिस मीन्स द एनर्जी गोज इनटू ब्रेकिंग द ब्रिक्स रादर देन काजिंग द हैंड टू रीबाउंड। अब देखें इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है ये हाथ को पीछे रीबाउंड करने के बजाय, पीछे हाथ को वापस धकेलने के बजाय एनर्जी अब इस्तेमाल हो जाती है ईंटों को तोड़ने में। इफ़ द कराटे चॉप इज़ नॉट परफेक्टली वर्टिकल, अब अगर कराटे चॉप परफेक्टली वर्टिकल नहीं है, यानी कि आप जब ये हाथ मारते हैं इस तरह से बिल्कुल ऊपर से नहीं मारते, तिरछा करके हाथ मारते हैं, तो उसके बाद होगा क्या, एंड इन्वॉल्व सम हॉरिजॉन्टल मोशन, और उसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन अगर इन्वॉल्व है, सीधा अगर आप हाथ को नीचे लेंगे तो उसमें कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन है। लेकिन अगर आप ऐसे हाथ को लेके आएंगे तो जो वेलोसिटी होगी उसका अब एक वाई कंपोनेंट बन जाएगा, एक उसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, तो इसीलिए इसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन इन्वॉल्व होगी। तो फिर होगा क्या, द मोमेंटम ट्रांसफ़र एंड द रिजल्टिंग फोर्स विल हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो इस तरह से जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा हाथ से ईंटों के अंदर, उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो इसके नतीजे में फिर आप अच्छी तरह से ईंटों को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये आपके पास आपकी पहली एग्जांपल थी। इसके अंदर हमने देखा कि जो कराटे चॉप है उसकी हेल्प से आप कैसे जो पाइल ऑफ ब्रिक्स है उसको तोड़ सकते हैं, और जब उनको आप तोड़ते हैं तो इस तरह से जो आपके पास कोलिजन आती है वो इन इलास्टिक कोलिजन होती है। इन इलास्टिक कोलिजन क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि जब आप ऊपर हाथ मारते हैं तो हाथ आपका बिल्कुल वापस नहीं आता, उसी एनर्जी उसी वेलोसिटी से वापस नहीं आता, उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस नहीं आता, बल्कि हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है ईंटों को तोड़ने में, हीट में, साउंड एनर्जी में। ठीक है, इन चीज़ों में ये इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह से जो कोलिजन है इससे पहले वाली और इसके बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो सेम नहीं रहती। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इन ए कार क्रैश, जब कार का एक्सीडेंट होता है, कार क्रैश होती है, द कोलिजन इज़ नॉट इन इलास्टिक, इज़ एन इन इलास्टिक नेचर। ठीक है, द कोलिजन इज़ एन इन इलास्टिक नेचर, तो कोलिजन जो है यहाँ पे ये इन इलास्टिक होती है। ठीक है जी, अब इन इलास्टिक कोलिजन क्यों होती है ये आगे लिखा हुआ है इसके अंदर। होगा ये कि जो काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली ये आपस में दोनों सेम नहीं होगी। व्हेन द व्हीकल्स कोलाइड, जब गाड़ियाँ टकराती हैं, एंड अब्जॉर्ब द इम्पैक्ट एनर्जी, और उसके बाद जो इम्पैक्ट एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब करती हैं, काजिंग देम टू क्रम्पल एंड डिफॉर्म, तो इसके नतीजे में वो इकट्ठी हो जाती हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं, उनकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, क्रम्पल का मतलब ये है कि आपके पास जो शीट होती है, फॉर एग्जांपल कोई स्टील की शीट है या आपके पास कोई पेपर की शीट है, उसको जब आप इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्रम्पल हो जाती हैं, गाड़ियाँ क्रम्पल हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, एंड डिफॉर्म, उनकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। जब एनर्जी यहाँ पे इस्तेमाल होती है तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये काइनेटिक एनर्जी से आती है। जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी गाड़ी की, गाड़ी जब स्पीड से जा रही थी और आगे फॉर एग्जांपल कोई दीवार आ गई, उसके साथ जब जाके गाड़ी टकराएगी तो वापस उसी वेलोसिटी के साथ वो बाउंस बैक नहीं करती। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी वो नहीं रही। क्यों वो नहीं रही, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई है, हीट में चेंज हो गई है, साउंड में चेंज हो गई है और उसको डीफॉर्म करने में चेंज हो गई है। दिस एनर्जी अब्जॉर्प्शन स्लोज डाउन द कार्स। अब दो कार्स अगर आपस में टकरा रही हो, एक इधर से आ रही हो और एक उधर से आ रही हो, तो दोनों टकराने के बाद आपने देखा होगा वापस नहीं जाती, उधर ही इकट्ठी हो जाती हैं दोनों, स्टॉपिंग देम फ्रॉम बाउंसिंग बैक। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी की जो अब्जॉर्प्शन है
स्लोज डाउन द कार्स, ये कार्स को स्लो डाउन करती है। किस तरह की एनर्जी की अब्जॉर्प्शन, एनर्जी अब्जॉर्ब होकर क्या करती है, हीट में चेंज होती है, साउंड में चेंज होती है, उनको डिफॉर्म करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पे। तो होता क्या है जब एनर्जी इस तरह से अब्जॉर्ब होती है, स्टॉपिंग देम फ्रॉम बाउंसिंग बैक, तो इस तरह से कार्स जो है वो वापस बाउंस बैक नहीं कर सकती, वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है ये बाकी कामों में इस्तेमाल हो गई। तो फिर काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर इतनी बची नहीं होती जो कि पीछे उनको ले जाए। मोस्ट ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तकरीबन बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ाया हो जाती है। टर्निंग इनटू हीट, जो कि हीट में तब्दील हो जाती है, साउंड में, एंड डैमेज टू द व्हीकल्स, और गाड़ियों को जो नुकसान होता है उसके अंदर ये तब्दील हो जाती है। ठीक है जी, इसमें ये इस्तेमाल होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी के बारे में सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर वो चेंज हुई है। जब काइनेटिक एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में चेंज हुई है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कम हुई है कोलिजन के बाद। सिस्टम की टोटल एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कांस्टेंट है, कंजर्व है, सेम है। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर कोलिजन हो इन इलास्टिक, तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कम होगी, ज़्यादा होगी या कंजर्व रहेगी? आपने कहना है कंजर्व रहेगी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, और जो टोटल आपका लीनियर मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे कोलिजन इन इलास्टिक हो, ये दोनों चीज़ें कंजर्व रहती हैं। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी और टोटल लीनियर मोमेंटम आपका जो है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाला हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड एग्जांपल, इन रियल वर्ल्ड कोलिजन्स। अब जो रियल वर्ल्ड कोलिजन्स होती हैं उसके अंदर होता कि बाल एंड बैट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आ रही है बाल और बैट की। ए बाल एंड बैट शो एन इन इलास्टिक बिहेवियर। अब जो बाल और बैट हैं ये भी इन इलास्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। जब बाल आके बैट के साथ टकराती है और बैट से जब बाल को हिट करते हैं तो दोनों अलहदा तो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलिजन जो है वो इलास्टिक नहीं होती, कोलिजन इन इलास्टिक है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये ज़ाय होगी। ज़ाय होने का मतलब एक एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स के अंदर तब्दील होगी। कैसे तब्दील होगी यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द बैट हिट्स द बॉल, जब बैट बाल को हिट करता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है ज़ाय होती है। कैसे होती है आपने नोट किया होगा, जब आप बाल को हिट लगाते हैं तो आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगती है और आपका जो बैट है थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है बैट की वो कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज द बॉल डिफॉर्म्स। अब जो बाल है ये डिफॉर्म होती है, जो बाल है उसके अंदर जो उसके ज़रात हैं उनकी जो शेप, उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी तब्दील होती है जब आप बाल को हिट लगाते हैं। ठीक है, यूँ समझें कि बाल थोड़ी सी इकट्ठी होती है। एंड एनर्जी इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। और उसके बाद जो एनर्जी है ये हीट और साउंड में भी कन्वर्ट होती है। और उसके बाद देखें जो बाल है पहले तो इस डायरेक्शन में आ रही थी ना, फिर आपने बाल को दूसरी डायरेक्शन में अगर फेंकना है बैट के साथ हिट करके, तो फिर बैट की जो एनर्जी है बाल को दूसरी साइड में फेंकने के लिए तो भी इस्तेमाल होती है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ होती है। एंड एनर्जी इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एंड साउंड। और उसके बाद जो एनर्जी है इस कोलिजन के नतीजे में, बैट और बाल की कोलिजन में, ये हीट में भी तब्दील होती है एनर्जी और साउंड में भी तब्दील होती है। आपको साउंड भी तो आता है ना, जब बैट और बाल हिट करते हैं तो साउंड अगर आप तक पहुंचना है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना साउंड के लिए। साउंड के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ये उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी से आती है, बैट की और बाल की, दोनों की काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। इवन दो द बैट इज़ रिजिड, हालांकि जो बैट है ये रिजिड है, बैट सख्त है। इट डज़ नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी परफेक्टली, ये मुकम्मल परफेक्टली यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एनर्जी को ये बाल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। विच लीड्स टू फर्दर एनर्जी लॉस, बल्कि यहाँ से होगा इट डज़ नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी परफेक्टली एंड अब्जॉर्ब्स सम एनर्जी इटसेल्फ। और ये खुद भी कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। बैट कैसे अब्जॉर्ब करता है? बैट उस वक्त एनर्जी, बाल देखें अब्जॉर्ब करते हैं उसकी तो समझ आती है कि बाल थोड़ी डिफॉर्म होती है। बैट कैसे अब्जॉर्ब करेगा? ये भी डिफॉर्म होता है, बैट के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं। द बाल कंप्रेसेस अपॉन इम्पैक्ट। अब जो बाल है ये तो इम्पैक्ट के ऊपर कंप्रेस होती है, इकट्ठी होती है बाल, विच लीड्स टू फर्दर एनर्जी लॉस, जिसके नतीजे में बाकी जो एनर्जी है उसका भी लॉस हो जाता है जब बाल इकट्ठी होती है। कंसिक्वेंटली इसके नतीजे में नॉट ऑल ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, तो इसके नतीजे में जो तमाम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती। मेकिंग द कोलिजन ओवरऑल एंड इन इलास्टिक, तो इसलिए ओवरऑल जो आपकी कोलिजन है वो बन जाती है इन इलास्टिक। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि जो बैट है ये खुद भी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब्स सम एनर्जी इटसेल्फ। अब देखते हैं कि ये खुद कैसे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। खुद इस तरह से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है कि जब जो बाल है ये बैट के साथ आगे हिट करती है तो जो बैट है ये थोड़ा बहुत डिफॉर्म होता है,
यानी कि बाल इसके अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल ये बैट की अगर सरफेस है, बाल यहाँ पे आएगी तो इसकी सरफेस थोड़ी सी अंदर जाएगी, इसमें कुछ एनर्जी इस्तेमाल होगी, और कुछ एनर्जी जो है ये बैट को वाइब्रेट करवाने में भी इस्तेमाल होगी। आपको हाथ के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है जब आप हिट लगाते हैं बाल को, और बाल जब बैट के साथ अगर हिट करती है तो आपको हाथ के ऊपर थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है, तो बैट वाइब्रेट भी करता है, तो इसलिए वहाँ पे भी जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने स्टार्ट में ये कहा कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या है ये हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि टू डायमेंशंस का क्या मतलब है। हमने टू डायमेंशंस के अंदर इन इलास्टिक कोलिजन का जो टॉपिक है उसको हमने डिटेल में कवर कर लिया। हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो देख लिया, काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस कर ली, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हुए हमने काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है कोलिजन के अंदर वो भी डिस्कस कर लिया, और एंड के ऊपर हमने इन इलास्टिक कोलिजन की जो 3 एग्जांपल्स हैं उनको हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे।